नमस्कार, मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपको यूपी टेट की लगातार क्लासेस दी जा रही हैं और उसी के संदर्भ में मैं आपको बाल मनोविज्ञान की क्लास दे रहा हूं। लगभग 6 प्रैक्टिस सेशन मैंने आपको दे दिया है। आज ये 7वां प्रैक्टिस सेट है और जो टारगेट 30 में 30 का बाल मनोविज्ञान का हमने रखा है और ओवरऑल 135 प्लस का टारगेट यूपी टेट में। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी आप ये जान लीजिए, आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि यूपी टेट का जो एग्जाम है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो जाएगा। यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में यूपी टेट का एग्जाम होगा और इसी के जस्ट बाद लगभग 72,000 वैकेंसी सुपर टेट की आने वाली है, 72,000 प्लस वैकेंसी। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। यहाँ से आपको यूपी टेट की तैयारी कराई जाएगी, साथ में हम लोग आपको यस टेट की भी तैयारी कराएंगे। और ये यस टेट वाले भी लोग देखा करें, क्योंकि यस टेट में भी लगभग 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान आएगा, सीडीपी के क्वेश्चन आएंगे जो है। तो आइए चलते हैं, आज का धुआंधार प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या कथन निम्नांकित में से किसका है? जो संवेग है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। हाँ, सही बात है भाई। संवेग जो होता है, संवेग के माध्यम से ही व्यक्ति के अंदर क्या आता है, उत्तेजना आती है। और ये कथन किसने दिया है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस। आपको बताना चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो संवेग है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए सर? राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का आकलन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। चारों में से आपको बताना है सर राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको इन चारों में से बताना है राइट आंसर। कमेंट करते हुए चलेंगे आप सभी लोग। तो देखिए, शैक्षिक विकास में जो मूल्यांकन होता है उसका अर्थ ये होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। छात्रों की प्रगति का आकलन हम नहीं कर सकते हैं। कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन कोई मतलब नहीं है। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन कोई मतलब नहीं है। हाँ, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन हम ये ज्ञान क्षमता के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि बालक के अंदर अभी कितनी कमियां हैं, बालक ने क्या सीखा है और अभी उसके अंदर कितनी कमियां हैं। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे? समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। आपको ये बताना है कि जो किशोर और किशोरी होते हैं ये किसके प्रति कठोर होते हैं। तो पूर्वग्राही जो किशोर किशोरी होते हैं वो अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में आप जानते हैं 13 वर्ष से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है, और 13 से 18 वर्ष में हमारे जो संवेग होते हैं वो बहुत उथल पुथल होते हैं। और जब संवेग उथल पुथल होंगे तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का हम सामना करते हैं, तो हम अपनी समस्याओं के प्रति क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 चरण संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। इसको किसने बताया था? हिलगॉर्ड, स्टॉट, हरलॉग, पियाजे। तो मैंने आपको बताया था पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इन्होंने 4 सिद्धांत अपने बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृत, स्वमूल्यांकन की योग्यता। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के कौन से गुण नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए, नियमित जीवन, हाँ ये सही बात है। मानसिक स्वास्थ्य, अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो नियमित जीवन, आत्मविश्वास होना चाहिए, अच्छी बात है। वास्तविकता की स्वीकृत, जो सही है हम उसको स्वीकार करें, अपनी बुराइयों को भी हम स्वीकार करें अच्छाइयों के साथ साथ। लेकिन स्वयं में सीमित, यानी हम केवल अपने तक ही सीमित रहें, कहीं और कुछ ना करें, तो ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमें आत्म केंद्रित नहीं होना है। आत्म केंद्रित तो ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें सब कुछ लेकर चलना है, समाज के साथ चलना है। तो स्वयं में सीमित हमें नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। हमने देखा होगा समाज में, आपके समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल अपने से ही मतलब रखते हैं और वो किसी से मतलब नहीं रखते। तो ये गलत है। हमें बहिर्मुखी होना है, ना कि अंतर्मुखी होना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, राष्ट्रीयता। अधिगम मतलब सीखना। सीखना किससे प्रभावित नहीं होती है?
तो भाई देखिए, आनुवंशिकता जेनेटिक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें आनुवंशिक चलती रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, तो ये तो सही बात है भाई। अगर स्वास्थ्य, अगर हमारा जेनेटिक नेचर अच्छा है तो हम कोई चीज़ अच्छे से सीखेंगे। वातावरण का बहुत महत्व होता है, इसका भी महत्व होता है, मानसिकता का भी। प्रशिक्षण और शिक्षण के भी बहुत महत्व होता है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उसके माध्यम से हम कोई चीज़ सीखने में सीखते हैं। लेकिन राष्ट्रीयता का कोई महत्व नहीं होता। अरे भाई, कोई ये मतलब नहीं है कि हम भारतीय हैं तो हम सीख पाएंगे, हम अमेरिकन नागरिक हैं तो हम नहीं सीख पाएंगे, तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता। तो राष्ट्रीयता जो होती है वो प्रभावित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। किस अधिगम मनोविज्ञान ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था? यानी किसने ये कहा कि अगर हम बाल अधिगम यानी कि बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसमें पुरस्कार का कोई महत्व नहीं है? थॉर्नडाइक, पालो, स्किनर, गुथरी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है आपको कि किसने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। तो देखिए, एक बाल मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था गुथरी। इन्होंने बताया कि बाल मनोविज्ञान में पुरस्कार का कोई महत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार। चारों में सबको बताना है किससे शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। देखिए, अनुकरण, हाँ भाई सही बात है, अनुकरण से ही बच्चा सीखता है, कोई चीज फॉलो करता है तो सीखता है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अरे बहुत जरूरी चीज होती है भैया अभिप्रेरणा। पुरस्कार भी बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों पर बच्चों को पुरस्कार देंगे तो बच्चा सीखने के लिए और तत्पर होगा। स्कूल के बस्ते से कोई मतलब ही नहीं है। अरे स्कूल का बस्ता किसी का छोटा स्कूल का बस्ता है, किसी का बड़ा स्कूल का बस्ता, इससे क्या मतलब है अधिगम में? तो ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। किशोरावस्था में आपको बताना है किस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है, किस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित होता है। तो जब बालक 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है तो बालक अपने ऊपर फोकस करता है, तब बालक स्वकेंद्रित होता है। 3 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था में बालक स्वकेंद्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, यानी जब बालक माँ बाप कुछ जब बालक ये सोचता है कि माँ बाप हमको थोड़ा सा छूट दे और हम अपने बालक अपने अपने फ्रेंडों के साथ जाए, तो ये किस अवस्था में होता है? तो ये पूर्व किशोरावस्था से संबंधित होता है। आप किशोरावस्था नहीं कहेंगे, आप पूर्व किशोरावस्था कहेंगे, ठीक? तो पूर्व किशोरावस्था से संबंधित होता है ये। तो ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास, परिणाम की अपेक्षा, प्रशंसा, तत्परता। सीखने का मूलभूत नियम होता है तो थॉर्नडाइक का जो प्रथम नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। पहला तत्परता का नियम होता है, तो प्राथमिक यही नियम होता है तत्परता का। जब बालक सीखने के लिए तैयार हो जाएगा तभी हम उसे कोई चीज सिखाएंगे, और जब बालक सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तो हम उसे कोई भी चीज नहीं सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। आपको यह बताना मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए किसमें कौन सी अवस्था सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है? कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक का मानसिक विकास लगभग 95% से भी ज्यादा हो जाता है? तो आप ये जानेंगे कि जो किशोरावस्था की जो अवस्था होती है उसमें बालक का जो विकास होता है, बालक के मस्तिष्क का जो विकास होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 हो जाएगा बताइए सर वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता। ये सभी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सीखने की प्रक्रिया में कौन से कारक प्रभावित होते हैं। तो सर ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं ये सभी।
बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा, भर्त्सना, उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि बालक के सीखने की प्रेरणा में कौन सबसे उपयोगी है। बताते हुए कमेंट करते हुए चलेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करते हुए चलेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और आंसर आपके सामने दिख रहा है। उपरोक्त सभी जहां दिखे तुरंत मार दीजिए कि ज्यादातर जो आंसर्स होते हैं वो उपरोक्त सभी ही सही हो जाते हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं इसमें उपरोक्त सभी वाला आंसर सही होगा क्योंकि तीनों के तीनों मायने करते हैं, फैक्ट करते हैं। चलो, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? नहीं, देखिए पहले नहीं सब जो है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं करते हैं। ठीक, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कौन सा नहीं करेंगे। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तब आप आंसर बताइएगा। देखिए, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हाँ देखिए प्रतिस्पर्धा कंपटीशन हम करवाते हैं जिससे बालक के अंदर पढ़ने की क्षमता जाहिर हो। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी बात सही है। उन्हें ये बताना कि बेटा वास्तव में तुम्हारे अंदर करने का गुण है, वास्तव में तुम कर सकते हो, तुम सफल हो सकते हो। शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन अगर हम बालक की अत्यधिक प्रशंसा कर देंगे तो बालक फिर उसके अंदर गर्व आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा, तो ये हम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, बताएं। तो जो बुद्धि और सृजनात्मकता होती है उसमें सदैव सदैव धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासन ही छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीनता छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सर, अनुशासन ही छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना ये कोई उपाय नहीं है, और शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना ये तो जाहिर सी बात है। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। पहले सुनिए क्या कह रहा है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। कोई मतलब नहीं है, हम काहे बाहर निकालेंगे। आप कह रहा है कि कक्षा में हम किस प्रकार का अनुशासन बनाएंगे? छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीनता छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। सबसे मेन जो इनमें है शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। अगर हम शिक्षा को रोचक और व्यवहारिक बना लेंगे तो जाहिर सी बात है क्लास में अनुशासन तुरंत का तुरंत बन जाएगा, डिसिप्लिन तुरंत बन जाएगा। क्योंकि अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चे हमारी बातों को सुनेंगे, और जब बच्चे सुनेंगे तो डिसिप्लिन में रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसके लिए? राइट आंसर हो जाएगा। सहसावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रक्रियात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संज्ञात्मक। आपको बताना है सहसावस्था, बताया है मैंने कई बार आपको बताया है कि जब बालक की शुरुआत होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें मूल प्रवृत्ति होती हैं, जैसे हंसना, रोना, ये सब मूल प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि, क्रियात्मक के साथ शिक्षण, उपयोग में से कोई नहीं। समेकित शिक्षा, ठीक, तो समेकित मतलब होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी मतलब ये होता है कि जैसे जो शारीरिक रूप से विकलांग है उन्हें भी जो शिक्षा दी जाए, तो उन्हें आप किस प्रकार की शिक्षा देंगे? तो उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं यानी कि जिनमें विकलांगता है या जो शारीरिक रूप से अक्षम है उनकी पहचान करेंगे और पहचान करके हम उनको शिक्षा देंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि वाले बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशार्क बुद्धि के बच्चे।
किसमें समायोजन की समस्या होती है, आपको ये बताना है, बताते हुए चलेंगे। देखिए, जैसे जो बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, ठीक है, तो जब आप उसे क्लास में रखोगे, बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, उसने उस चैप्टर को पढ़ लिया है और आप फिर से उस चैप्टर को पढ़ा रहे हो, तो उससे समस्याएं होंगी। समस्या क्या होगी, उससे वो बोरिंग लगेगा क्लास, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी वो चैप्टर को पढ़ दिया है। तो जो कुशार्क बुद्धि का जो बच्चा होता है, उसमें उसे समायोजन की थोड़ी सी समस्याएं पाई जाती हैं। वो समायोजित खुद को नहीं कर पाता औरों के मुकाबले। क्यों, क्योंकि देखिए, जैसे 10 लोग हैं औसत बुद्धि के वाले हैं, लेकिन जब एक बच्चा इसमें बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो इनके साथ अपने आप को रख ही नहीं पाता, समायोजित ही नहीं कर पाता है, तो उसको समायोजन करने में समस्याएं आती हैं। तो जो कुशार्क बुद्धि के बच्चे होते हैं, उनमें समायोजन की समस्या आती है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा सर। चलो, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताते हुए चलेंगे। किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें अब स्थिरता आ गई है, यानी एक बालक है, ध्यान समझिएगा, एक बालक है जो पहले पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन इस समय उसके पढ़ने की जो दर है वो गिर गई है, यानी वो पढ़ने में कमजोर हो रहा है। तो उसके लिए तब एक टीचर को क्या करना चाहिए, तो सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। तो टीचर को यह मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे सिखाने में कमी आ रही है, हम बच्चों को सही से नहीं सिखा पा रहे हैं, इस वजह से बालक सही से नहीं सीख पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा, बताते हुए चलेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये बातें क्लियर हो गई होंगी। हालांकि उपचारात्मक शिक्षण भी करना चाहिए, सब सही है, विद्यार्थियों को प्रेरित भी करना चाहिए, ये सब सही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सबसे सुटेबल है वो क्या है, वो अध्यापक है, क्योंकि अध्यापक सिखाने में कमी कर रहा है। और हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर कोई व्यवस्था, अगर कोई बालक फेल हो रहा है, कोई बच्चा फेल हो रहा है, तो वहां पर सबसे मेन जिम्मेदार अध्यापक होगा, उसकी शिक्षण व्यवस्था होगी कि बाल अध्यापक ने सही से पढ़ाया नहीं इसलिए बच्चा फेल हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, बिल्कुल नहीं। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, अरे भैया, उनके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। यही दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, आप बताते हुए चलेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, ये क्या हो जाएगा बताइए सर, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर एक विद्यार्थी की अगर हम प्रवृत्ति बदलना चाहते हैं तो उसके उस विद्यार्थी के वो विद्यार्थी जितने लोगों के साथ रहता है हमें उस सबकी प्रवृत्ति बदलनी होगी। क्योंकि देखिए, बालक क्या है, समूह के साथ रह रहा है, मान लीजिए हमें इस बालक को चेंज करना है, इस बालक के जो हैबिट्स है उसको चेंज करना है, तो ये बालक जिस ग्रुप में रह रहा है हमें क्या करना होगा, उस ग्रुप के सभी बालकों के हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। और जब इनका हैबिट चेंज हो जाएगा तो बालक इनसे सीख कर उसका भी जो हैबिट्स है वो क्या हो जाएगा बताइए, चेंज हो जाएगा। चलिए, विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का किससे है, आप बताते हो चलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको ये बताना है विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का किससे है, बता। परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। उद्दीपन मतलब जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने हमने देखा कि हम किसी मिठाई की दुकान पे जा रहे हैं और वहां पे अगर बढ़िया बोल्डिंग बोर्ड लगा है कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं और बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, वो हमारे लिए उद्दीपन का काम करता है, क्योंकि हमारी नज़र सीधे सीधे वहीं पड़ रही है। ठीक ना। अभी देखिए, एक दुकान ये है, एक दुकानदार ये है और एक दुकानदार ये है, दो दुकानदार है। इस दुकानदार ने बहुत अच्छे से बोर्ड लगाया है और इस दुकानदार ने कुछ नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, जो अच्छे से बोर्ड वोर्ड लगाए हम पहले उसके पास जाएंगे, क्योंकि वो उद्दीपन का काम कर रहा है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी बताइए, राइट आंसर हो जाएगा एक्शन। चलिए, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए योगदान, पियाजे ने मतलब किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, भाषा विकास, ज्ञानात्मक, नैतिक, सामाजिक, बताते हुए चलेंगे। तो जो पियाजे हैं, आप जानते हो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था, ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार बताया जा चुका है, इसमें टाइम नहीं लेना है। चलो,
जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। आप बता तो चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यार, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थित, गिरिकार की जांच में लगन, विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर। चारों में सबको बताना है आपको क्या ध्यान रखना है शिक्षण प्रक्रिया में। बताते हुए चलेंगे, एक बार कमेंट करते हुए चलेंगे। देखिए, अनुशासन, नियमित उपस्थित, ठीक है, नियमित उपस्थित बालक का होना चाहिए लेकिन उतना महत्व नहीं है। गृह कार्य की जांच पे लगन क्या मतलब है भैया। क्या हम होमवर्क को बहुत अच्छे से जांचेंगे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन बार बार होमवर्क के कहीं जांचेंगे। विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर, अब कठिनाई का स्तर से मतलब क्या है। हम कोई ये वो तो अपने आप शुरू जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएगा। हाँ, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता हम देखेंगे। हम ये देखेंगे बालक पढ़ने में रुचि ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नत पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा देते हैं। आंतरिक प्रेरणा कौन दे रहा है आपको यह बताना है। देखिए, आंतरिक प्रेरणा मतलब क्या होता है, जिसमें हम कोई बाह्य पुरस्कार ना दे। ध्यान समझिएगा, आंतरिक मतलब क्या होता है, हम कोई बाह्य पुरस्कार ना दे बच्चों को। हम कोई भी बाह्य पुरस्कार ना दे, केवल उसकी आंशिक उसकी प्रशंसा टाइप का करें तो वो होता है आंतरिक प्रेरणा। इसमें देखिए, चॉकलेट देना बाह्य बाह्य पुरस्कार है, और कहानी की पुस्तक देना यह भी बाह्य पुरस्कार है, और दावत देना यह भी बाह्य पुरस्कार है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, जो राकेश कुमार है वो अपने पुत्र की प्रशंसा करता है, तो ये आंतरिक प्रेरणा है क्योंकि वो प्रशंसा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सर। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आंतरिक प्रेरणा समझ में आ गया ना, यानी जिसमें हम कोई बाह्य पुरस्कार ना दे, हम उसकी प्रशंसा करें, बालक की प्रशंसा करें। चलो, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व होता है। खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। सामाजिक विकास पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। सामाजिक विकास, देखिए, बालक का सामाजिक विकास कब होगा, जब बालक बाहर जाएगा औरों के साथ खेलेगा, ठीक, तब उसका सामाजिक विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा खेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा खेल। बाकी बाल साहित्य से कोई मतलब नहीं है, दिनचर्या से कोई मतलब नहीं है, संचार माध्यम यानी टेलीफोन से कोई मतलब नहीं होता है। टेलीफोन से कोई सामाजिक विकास नहीं होगा बालक का। चलो, अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। भाटिया बैटरी, अव्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। भाटिया बैटरी, हमने आपको कई बार बताया, भाटिया बैटरी का जो परीक्षण किया जाता है वो बुद्ध के लिए किया जाता है। इसमें 5 उप निरीक्षणों का प्रयोग किया जाता था, ठीक ना। तो बुद्ध ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। द लास्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्लीज कमेंट करके इसको आप बताइएगा। हमने कई बार आपको ये बताया हुआ है, ठीक। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। और एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा बाय बाय।